हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी 11th-12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, वन शॉट वीडियो होने वाली है हमारे आपके ड्रामा सेक्शन पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी कोई वीडियोस लेकर आओ, कौन सी वीडियोस में लेकर आओ इंग्लिश की जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, तो मैं आपके लिए उस हिसाब से चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब ड्रामा क्या होता है? ड्रामा अगर मैं सीधी साधी बात करूं तो ड्रामा एक तरह का क्या होता है, एक तरह का स्टाइल होता है जहां पर हम जो है कहानी बताते क्या बोल के और परफॉर्म करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रामा क्या बोलते हैं। अब ड्रामा हमेशा जो रहता है, जो वॉइस होती है वो हमेशा लाउड होती है और जो एक्ट होता है वो बड़ा एक्ट रहता है। तो जो इमोशंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो इजीली जो ऑडियंस होती है वो समझ पाती है। और मैं एक और चीज बता दूं, ये जो नोट्स होंगे वो आपको कहां पे मिल जाएंगे, हमारा जो ऐप है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल का, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, ड्रामा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ड्रामा से लोग जो है इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, जो भी शब्द जो भी एक्ट किया जाता है उससे। साथ ही साथ जो एक्टर्स है बहुत ही ज्यादा क्या लाउड बोलते हैं, जिससे ऑडियंस में कहीं पे भी एक इंसान बैठा रहेगा उसको पूरी चीजें बहुत क्लियरली सुनाई देगी। इवन तो जब एक्टर्स विस्पर भी करते हैं, मतलब खुसफुसाते हैं, तो वो भी चीज जो है ऑडियंस को बहुत क्लियरली या सुनाई देती है। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ मतलब क्या होता है, सीधी साधी बात करूं तो जब कभी भी हम ड्रामा देखते हैं तो हमें ये चीज भूल जानी है कि क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती। हमें ये मानना है कि सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तभी हम ड्रामा को क्या कर पाएंगे, इजिली एंजॉय कर पाएंगे और स्टोरी को अच्छे से समझ पाएंगे। हम अगर लॉजिक बैठाते बैठेंगे कि भैया ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो पाएगी, ये चीज मतलब ही नहीं, तो हम कभी भी ड्रामा एंजॉय कर नहीं पाएंगे। तो ये हमें हेल्प क्या करता है, ड्रामा मूवीज और स्टोरीज को समझने और एंजॉय करने के लिए। ये जो टर्म था किससे, सैमुअल टे कॉलरिज ने दिया था, जो कि एक फेमस पोएट थे, ये एक्सप्लेन करने के लिए अगर फिक्शन को एंजॉय करना है तो रियलिटी को भूल जाओ। डेफिनेशन क्या ड्रामा का, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहती है, ड्रामा एक प्ले, ड्रामा क्या एक नाटक है जो कहां परफॉर्म किया जाता है, आपके स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, किसके साथ, डायलॉग और एक्शन के साथ। टाइप ऑफ ड्रामा, टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ड्रामा मतलब क्या होता है, एक सैड और जो सीरियस एंडिंग होती है किसी भी कहानी की, उसको हम लोग ट्रेजेडी ड्रामा बोलेंगे। ट्रैजिक कॉमेडी मतलब क्या होता है, जहां पे ट्रेजेडी और प्लस कॉमेडी भी इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग ट्रैजिक कॉमेडी बोलेंगे। कॉमेडी मतलब एक फनी स्टोरी होती है जिससे ऑडियंस के चेहरे पे एक खिलखिलाहट आती है। रोमांटिक कॉमेडी जहां पे रोमांस भी होता है और कॉमेडी भी होता है, उसको रोमांटिक कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये एक तरह का क्या 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो ड्रामा मिडिल क्लास पीपल के बारे में, जहां पर जो है कैसे जो चैलेंजेस है उन्हें ओवरकम करते हैं उसके बारे में। साथ ही साथ क्लासिकल कॉमेडी, ये बेसिकली जो ओल्ड रूल्स थे ग्रीक और रोमन टाइम्स के, उनको फॉलो करके जो ड्रामा परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग क्लासिकल कॉमेडी बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमें क्या देखने मिलता है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये क्या है, ठीक है, a type of comedy where characters have a strong personality traits like being overly happy or sad। ये एक इस तरह का कॉमेडी, एक इस तरह का ड्रामा होता है जहां पे जो पर्सनालिटी उनको ट्रायड्स होते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं या तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये इस तरह का एक ड्रामा होता है जहां पे जो एक्टर्स होते हैं वो मजाक उड़ाते हैं जो सोसाइटी के जो मैनर्स होते हैं, बिहेवियर है, उसको लेकर। ठीक है, ड्रामा दो पोएट्री। अब मेडिवल पीरियड में 11 to 15 सेंचुरी तक, ठीक है, मिडिवल पीरियड, ये ड्रामा किससे स्टार्ट हुआ था, फोक थिएटर से स्टार्ट हुआ था, आगे चलकर इसमें रिलीजियस स्टोरीज भी इंक्लूड की गई। फिर क्या आता है, एलिजाबेथियन थिएटर। ये 2 मिनट आगे स्कॉलर, ठीक है। फिर क्या आता है, एलिजाबेथियन थिएटर, ये क्या एक मोरालिटी प्ले, ये क्या जहां पर जो मोरालिटी थॉट्स होते वो थॉट के लेसन क्या बताया जाता है आपके गुड वर्सेस एविल के बारे में। ठीक है, रेस्टोरियन थिएटर, ये आपका आफ्टर द रिटर्न ऑफ चार्ल्स टू थिएटर्स रीओपन एंड प्लेस रिफ्लेक्टेड अपर क्लास लाइफ। अब यहां पे अगर बात करूं, ये जो चीज है, जब चार्ल्स टू क्या रिटर्न आए थे, ठीक है, चार्ल्स टू रिटर्न आए थे और थिएटर्स रीओपन हुए थे, तो वहां पे जो अपर क्लास की जो लाइफ है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विक्टोरियन पीरियड। फिर विक्टोरियन पीरियड 19th सेंचुरी ड्रामा फोकस करता है सीरियस थिंग्स पर। फिर जो मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न प्ले पीरियड में क्या होता है, मॉडर्न प्लेस एक्सप्लोर न्यू आइडियाज, ठीक है, जहां पे कैरेक्टर्स की फीलिंग की, कैरेक्टर्स के जो सोशल इश्यूज होते हैं, जो सोशल लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उन सब के बारे में। फिर क्या था, पोस्ट मॉडर्न लाइफ, plays in this era explore the meaninglessness of life known as the theater of the absurd। यहाँ पे जो मीनिंगलेस मतलब जो लाइफ में जो भी चीजें जरूरी नहीं है या फिर काम की उसके बारे में बोला तो उसको मीनिंगलेस नहीं। फिर इंडियन थिएटर, इंडियन थिएटर हमेशा जो संस्कृत थिएटर पे बेस्ड है, संस्कृत ड्रामा पे बेस्ड होते हैं, विद द टेक्स्ट लाइक नृत्य शास्त्र जो कि भारत ने लिखा था। साथ ही साथ ये एक्सप्लेन करता है कि एक्टिंग और स्टेज क्राफ्ट के बारे में।
वन एक्ट प्ले क्या होता है? वन एक्ट प्ले मतलब वन एक्ट प्ले हैज ओनली वन एक्ट बट हैज मेनी सीन। अब यहाँ पे वन एक्ट प्ले मतलब क्या होता है? एक ही तरह की नौटंकी होती है, एक ही तरह का ड्रामा होता है, लेकिन उसमें सीन्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स दिए, प्लॉट, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज और कैरेक्टर्स, आपको रीड कर लेने, आप रीड कर लोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डन। तो चलो हमने पहला ड्रामा जो हमारा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मैं फिर बता दूं, एक क्विक रिवीजन होने वाला है, ये कोई डिटेल में मैं चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लास्ट टाइम पे आपको छोटी थोड़ी चीजें का नॉलेज होना चाहिए, तो ये बता रहा हूँ। ये नोट्स आपको प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल वाले एप्लीकेशन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट ड्रामा के साथ, जिसका नाम है मिड समर नाइट्स ड्रीम। इंट्रोडक्शन क्या है, किसने लिखा? विलियम शेक्सपियर ने ये जो चीज लिखी हुई है, ठीक है। एरा कौन सा था? एलिवेशन एलर्ट था, जो विचेस और स्पिरिट्स में बहुत ज्यादा माना करते थे। अब बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो कहानी ये पूरी प्लेस का हो रही है, ये एक जंगल में हो रही है, फॉरेस्ट आउटसाइड एथेन, अ मैजिकल प्लेस रूल्ड बाय फेरीज। ये जो पूरा जो ड्रामा है, ये ड्रामा का बैकग्राउंड क्या बताया गया? ये ड्रामा एक ऐसी जगह हो रहा है जो कि पूरा जो एरिया था कौन रूल करता था? जो फेरीज हुआ करती, जो परियां हुआ करती थी, वो रूल किया करती थी, ठीक है। मेजर थीम का यहाँ पे प्यार जो है वो मेजर थीम बताया गया, और दूसरा फिजिकल अट्रैक्शन और लव, रियल लव के बीच में क्या डिफरेंस होता है या फिर क्या सही होता है, उसके बारे में यहाँ पे चीज बताइए। अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको कहानी बताऊंगा। कहानी अगर मैं बात करूं तो क्या बोला? इन द पैलेस ऑफ एथेंस, थीसिस द ड्यूक ऑफ एथेंस प्लान्स टू मैरी हिप्पोलिटा क्वीन ऑफ द अमेज़न। अब यहाँ पे जो थीसिस होता है, थीसिस क्या करता है? एक प्लान बनाता है कि जो हिप्पोलिटा जो कि क्वीन है अमेज़न की, उससे क्या वो शादी करे। एगस जो कि हर्मिया का डैडी था, हर्मिया का डैडी क्या चाहता था कि वो किससे शादी करे? डेमेट्रियस से क्या शादी करे। लेकिन जो हर्मिया वो डेमेट्रियस से शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो लेजेंडर से क्या करती थी? प्यार करती थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जो थेजस था, थेजस ने क्या किया? हर्मिया को 3 चॉइसेस दी। कितनी चॉइसेस? 3 चॉइसेस दी। या तो वो डेमेट्रियस से शादी कर ले, या फिर नन बन जाए, मतलब साध्वी बन जाए, या तो वो क्या सजाए मौत का जो सजाए मौत जो है वो स्वीकार कर ले। लेकिन इन तीनों में से एक भी चीज हर्मिया को क्या मंजूर नहीं थी। इसलिए हर्मिया क्या करती है? प्लान करती है कि हर्मिया और जो लेजेंडर है वो क्या हो जाएंगे? वो यहां से भाग जाएंगे और जो वुड्स नाम का जंगल था वहां पे वो जाएंगे और एक दूसरे से शादी क्या कर लेंगे, ठीक है। द वर्कमैन्स प्ले। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो एक ग्रुप ऑफ वर्कमैन्स थे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या क्या चाहते थे? थेजस की शादी में ड्रामा क्या परफॉर्म करने के लिए जाते थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम थेजस की शादी, थेजस की जो वेडिंग है उसमें क्या करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले एक बार रिहर्स कर लेते, जिससे हमें और चीजें अच्छी हो जाएगी। तो अब ये वुड जंगल की बात है, ठीक है। ओबेरॉन, ओबेरॉन कौन था? जो परिया थी, परियों का राजा जो था वो ओबेरॉन था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। किससे गुस्सा था? अपनी पत्नी टाइटेनिया से क्या गुस्सा था? एक इंडियन लड़के को लेकर, ठीक है। ओबेरॉन टेल्स हिज सर्वेंट, अब ओबेरॉन जो है अपने नौकर पक को बोलता है, जाके आप मैजिक पोशन लेकर। मैजिक पोशन मतलब क्या होता है? बेसिकली एक तरह का क्या होता है? एक ड्रिंक होता है जिसको पीने के बाद, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वो ड्रिंक पी लिया और ड्रिंक पीने के बाद आप जब कभी भी किसी भी ड्रिंक पीने के बाद उसके बाद पहले किसी भी इंसान को जब देखो, जिस भी इंसान को सबसे पहले देखोगे उस इंसान से आपको प्यार हो जाएगा। तो वही बोला है, ओबेरॉन टेल्स हिज सर्वेंट पक टू गेट अ मैजिक पोशन दैट मेक्स पीपल फॉल इन लव विद द फर्स्ट पर्सन दे सी व्हेन दे वेक अप। मतलब पीने के बाद जब वो बेहोश हो जाते हैं या फिर सो जाते हैं, फिर उसके बाद जब वो उठने के बाद जिस इंसान को सबसे पहले देते हैं उस इंसान से वो सबसे ज्यादा क्या प्यार, वो सबसे ज्यादा प्यार करने लगते हैं या फिर उसकी मोहब्बत में गिर पड़ते हैं। फिर पर्क एक्सीडेंटली पुट्स द पोशन ऑन द लेजेंडर इंस्टेंस ऑफ डेमेट्रियस। अब यहाँ पे जो पर्क है वो गलती से ये जो पोशन होता है वो किस पे डाल देता है? लेजेंडर पे डाल देता है, डेमेट्रियस के बदले, और इसकी वजह से क्या होता है? पूरा का पूरा कंफ्यूजन हो जाता है। अब जो लेजेंडर है, ठीक है, वो किसके प्यार में गिर जाता है? वो हेलेना के प्यार में क्या गिर जाता है? जो डेमेट्रियस को क्या, हु लव्स डेमेट्रियस, ठीक है। टाइटेनिया जो है वो किससे प्यार करने लगती है? बॉटम से प्यार करने लगती है। हुज हेड हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दैट ऑफ डंकी बाय पग, और जिसका जो सर है, ये देखो यहाँ पे जो टाइटेनिया है वो किससे प्यार करने लगता है? अब बॉटम से, ठीक है। जिसका जो सर है वो किसका बन जाता है? डंकी का बन जाता है, डोंकी का बन जाता है, डंकी का बोलो, ठीक है। फिर एक्ट 3 में क्या होता है? जो ओबेरॉन को समझ में आ जाता है ये पर्क की गलती है, क्योंकि उसने पोशन जो है लेजेंडर पे डाल दिया डेमेट्रियस के बदले। हेलेना शॉक हो जाती है कि दोनों, जो लेजेंडर और डेमेट्रियस दोनों ने अपना जो प्यार है उसके लिए डिक्लेयर कर दिया है। थिंग्स दे आर मॉकिंग हर। हर्मिया अब कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से हो जाती है। किसकी वजह से? लेजेंडर की वजह से, क्योंकि लेजेंडर अब उससे और ज्यादा प्यार और अब प्यार नहीं करता, और एंड एक्यूजेस हेलेना ऑफ स्टीलिंग, और वो क्या करती है? और वो इल्जाम लगाती है हेलेना पे। क्यों? क्योंकि लेजेंडर को उसने क्या किया? उससे चुरा लिया। अब पक
creates more confusion by mimicking Lysander's and Demetrius' voice to keep them from fighting. अब यहाँ पे जो पर्क है और भी ज्यादा क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्या जब वो वॉइस जो है लेजेंडर और डेमेट्रियस का निकाल के, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्या हो जाता है। अब एंड में पर्क जो है वापस से पोशन यूज करता है ताकि जो सिचुएशन को वापस से फेक कर सके, और वापस से लेजेंडर को किससे प्यार हो जाता है, हर्मिया से प्यार हो जाता है, और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है, जैसा सब कुछ पहले की तरह था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो सेकेंड नॉवल था अब मिडसमर नाइट वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलो थर्ड नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। चलो हमारा थर्ड नॉवल क्या नाम क्या, द राइजिंग ऑफ द मून। ठीक है, द राइजिंग ऑफ द मून की बात करो तो प्ले राइट की बात करें, लेडी ग्रॉगरी जो कि एक एरिश राइटर थी, ठीक है, जिनका बॉर्न कब हुआ था 1852 में। अब इन्होंने मेजर रोल प्ले किया था क्या, ईरिश कल्चर और नेशनलिज्म को लेकर। जब आपका क्या आयरलैंड में जब ब्रिटिश का कंट्रोल हुआ करता था तो वहां पे उसको आजाद करने के लिए इन्होंने एक मेन रोल क्या प्ले किया था। साथ ही साथ उन्हें एबे थिएटर क्या फाइंड किया था आपके आइलैंड में। अब यहाँ पे प्ले की अगर मैं बात करूं तो प्ले जो है राइजिंग ऑफ द मून एक ये पॉलिटिकल प्ले आपके ईरिश नेशनलिज्म को लेकर, जहां पे एक जो बलार्ड सिंगर होता है, एक जो रेवोल्यूशनरी वर्कर होता है उसके बारे में, साथ ही साथ एक सर्जेंट वर्किंग के बारे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये जो प्ले होता है, ये प्ले कौन से टाइम पे होता है, ये जो एक्ट है ये दर्शा रहा आपका उस टाइम के जब आयरलैंड पे किसका कंट्रोल हुआ करता था, ब्रिटिश रूल का कंट्रोल क्या हुआ करता था। अब बहुत सारे जो इरिश लोग थे वो इंडिपेंडेंस चाहते थे किससे, ब्रिटिश से, और वही बाकी लोग श्योर नहीं थे कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। मेन कैरेक्टर, दो मेन कैरेक्टर, एक सर्जेंट और एक बलार्ड सिंगर। सर्जेंट क्या एक पुलिस वाला, पुलिस आदमी, पुलिस वाला है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता है और जिसको एक जवाबदारी दी गई है कि ये जो रेबल है, मतलब जो हमारे खिलाफ जा रहा है उसको क्या पकड़ने की। बलार्ड सिंगर जो कि जितने भी लोग खिलाफ जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे, उनका क्या लीडर है। ठीक है, अब प्लॉट देखेंगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, सर्जेंट अपनी ड्यूटी पे था, कहां पे, नियर हार्बर मतलब पोर्ट पे था। ठीक है, जहां पर वो जो एक रेबेल का लीडर है जो जेल से भाग चुका है उसको पकड़ने के लिए वो वहां पे क्या खड़ा था। गवर्नमेंट ने उस रेबेल के ऊपर, ठीक है, उस क्रांतिकारी के ऊपर कितने का रिवॉर्ड रखा था, इनाम रखा था, 100 पाउंड का रिवॉर्ड रखा था। जो भी उसको पकड़ के लाएगा उसको 100 पाउंड का इनाम क्या मिलेगा। सर्जेंट मीट्स अ मैन ड्रेस्ड इन अ टॉर्न क्लोथ्स। अब सर्जेंट जो पुलिस ऑफिसर था वो एक इंसान से मिलता है जिसके कपड़े क्या थे, फटे फुटे थे। ठीक है, हु क्लेम्स टू अ बलार्ड सिंगर नेम जिम्मी वॉल्श, और जो अपने आप को क्या एक बलार्ड सिंगर बताता है और उसका नाम क्या था, जिम्मी वॉल्श उसका नाम था। The singer talks to sergeant, sing songs and hints that he knows the rebel. अब यहाँ पे जो सिंगर है वो सर्जेंट के से बात करता है, गाना गाता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हिंट देता है कि वो जो रेबल है, वो जो क्रांतिकारी है, उसको वो जानता है जिसकी तलाश ये सर्जेंट क्या कर रहा था। अब इस कन्वर्सेशन से द सिंगर मेक्स द सर्जेंट रिमेंबर हिज ओन यंगर डेज। अब जब इन दोनों के बीच में बात होती है किसके, जिम्मी वॉल्श जो कि क्या एक बलार्ड सिंगर है उसके बीच में और पुलिस ऑफिसर के बीच में जब बात होती है, पुलिस ऑफिसर कौन, सर्जन, जब दोनों के बीच में बात होती है तो कहीं ना कहीं जो सर्जन को अपने जो पुराने दिन होते हैं या फिर अपने बचपन के दिन या फिर नौजवानी के दिन क्या उसको याद आने लगते हैं, जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ क्या देशभक्ति के गाना क्या गाया करता था। अब थोड़ी देर बाद सर्जन को पता चल जाता है कि जो सिंगर था वो सिंगर जिम्मी वॉल्श नहीं, वो खुद एक क्या रेबल लीडर था जो क्रांतिकारियों का क्या था, आपका मुखिया था, जिसकी तलाश करने के लिए वो यहाँ पे आया था, लेकिन वो उसको अरेस्ट करता नहीं और उसको जाने देता है। समझ में आया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी शॉर्ट में जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। अभी कहानी में मेन इंपॉर्टेंट क्या, नेशनलिज्म के बारे में बात की गई है, जैसे कैसे जो एक सर्जेंट है जो अपनी इरिश जो उसकी रूट थी उसके टुवर्ड्स भी लॉयल रहता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी लॉयल रहता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जहां पे जो सर्जेंट होता है स्ट्रगल करता है किसके, अपनी लॉयल्टी को लेकर कि वो लॉयल्टी किसकी तरफ पोजेस करे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ जिसके लिए वो काम करे या फिर अपनी जड़ के लिए, अपनी रूट के लिए जहां पे वो पला बढ़ा है। समझ में, आइडेंटिटी जो रेबल लीडर वो डिस्गाइज अपने आप को किस तरीके से बताता है, एज अ सिंगर की तरह बताता है कि जैसे वो बताता है कि कैसे जो एक हुलिया है अपनी आइडेंटिटी को क्या कर सकती है, छुपा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तीसरा नॉवल भी कवर कर लिया। अब चौथे नॉवल की तरफ चलते, चलो चलिए। अब चौथा नॉवल क्या नाम है, एन एनिमी ऑफ द पीपल। अब प्ले राइट के बारे में बात कर रहे थे। ये लिखा है किसने, हेनरिक इब्सन ने लिखा है। ठीक है, जो कि फेमस एक नॉर्वेजियन प्ले राइट और पोएट थे। साथ ही साथ इनको फादर ऑफ रियलिज्म बोला जाता है क्योंकि इनकी जितने भी लिखावट होती थी, जितनी भी राइटिंग्स होती थी, वो हमेशा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में बात क्या करती थी। साथ ही साथ जो इब्सन है वो हमेशा मॉरल इश्यूज और सोसाइटी को क्रिटिसाइज क्या किया करते रहते थे। अब इब्सन के इंपॉर्टेंट प्लेस कौन से, द पिलर ऑफ द सोसाइटी, डॉल्स हाउस, गोस्ट, एन एनिमी ऑफ द पीपल, द वाइल्ड डक। ठीक है, अब चलो समरी यहाँ पे देखेंगे एन एनिमी ऑफ द पीपल का। मेन कैरेक्टर कौन है, मेन कैरेक्टर डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन, जो कि एक छोटा सा एक डॉक्टर है एक छोटे से टाउन में। ठीक है, डॉक्टर स्टॉकमैन ये को ये पता चलता है एक दिन की जो टाउन
कि जो पानी है टाउन बाथ में वो बहुत ज्यादा पोल्यूट हो गया, जिसकी वजह से लोग हैं बीमार पड़ रहे हैं। जो बात था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्या टाउन की टूरिज्म और इकोनॉमी के लिए। इसलिए जो डॉक्टर स्टॉकमैन के जो भाई थे मेयर पीटर स्टॉकमैन, वो उन्हें कहते हैं कि भैया तुम शांत बैठो, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहना मत। लेकिन जो डॉक्टर स्टॉकमैन है वो सच्चाई बताना चाहते थे, लेकिन जो मेयर और जो न्यूज़पेपर एडिटर थे जिसका नाम क्या था हॉफस्टेड एंड एस्लाक्सेन, वो कहीं ना कहीं उनको क्या ये चीज बताने से क्या रोक रहे थे। जो टाउन टर्न्स अगेंस्ट द डॉक्टर स्टॉकमैन, जो टाउन के जितने भी लोग थे अब वो धीरे धीरे क्या होता है डॉक्टर स्टॉकमैन के क्या अलग के खिलाफ चले जाते हैं और उसको क्या लोगों का दुश्मन क्या कहने लगते हैं। जो स्टॉकमैन है उसकी जॉब चली जाती है, इवन तो उसकी जो डॉटर होती है पेट्रा की भी जॉब चली जाती है, और वहां पे जो सभी लोग क्या कहते हैं उसके घर पे अटैक करना क्या चालू करते हैं। इसके बावजूद भी जो डॉक्टर स्टॉकमैन है वो रिफ्यूज करते कि वो हार नहीं मानेंगे, ये कहते हुए द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज ही हु स्टैंड्स अलोन, ये कहते हुए कि भैया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वो नहीं होता है जिसके साथ सब खड़े होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान वो होता है जो दुनिया में सच्चाई के लिए हमेशा अकेला खड़े रहता है और उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। He believes standing for the truth is more important than popularity। और वो ये मानते हैं कि ट्रूथ के लिए खड़ा रहना अकेला ये ज्यादा सही है कि झूठ के लिए खड़े होकर सभी की वाहवाही लेना। ठीक है, की कैरेक्टर्स कौन से यहाँ पे आप देख लो। डॉक्टर थॉमस स्टॉकमैन में स्टॉकमैन जो कि स्टॉकमैन की डॉक्टर बीवी थी, पेट्रा स्टॉकमैन जो कि क्या थे आपकी बेटी थी किसी थॉमस स्टॉकमैन की, पीटर स्टॉकमैन जो कि थॉमस स्टॉकमैन के एक भाई थे, हॉफस्टेड और एस्करन ये क्या थे न्यूज़पेपर एडिटर। समरी ऑफ एक्ट 2, डॉक्टर स्टॉकमैन अब खुश थे कि जो हॉफस्टेड और जो बिलिंग है जो कि न्यूज़पेपर मैन था अब उन्हें क्या कर रहे सपोर्ट कर रहे। ठीक है, बट एस्लाक्सेन आस्क्ड देम टू बी केयरफुली, लेकिन जो एस्लाक्सेन है जो कि प्रिंटर और जो मॉडरेट मैन था जो किसी को ऑफेंड नहीं करता था, वो क्या करता है वो स्टॉकमैन को केयरफुल रहने के लिए कहता है। डॉक्टर स्टॉकमैन सेज द प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट द बात, ये क्या कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ बात को लेकर नहीं है बट द होल सोसाइटी नीडिंग टू बी क्लेंस्ड ऑफ करप्शन। अब यहाँ पे वो यह बोलते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ बात की नहीं है, यहाँ पे जो पूरी की पूरी सोसाइटी करप्शन से हमें क्या करना है छुटकारा क्या दिलवाना है। Dr. Stockman leaves if it is revealed that Hofstede only support Dr. Stockman because he likes Petra। अब यहाँ पे जो जैसे डॉक्टर स्टॉकमैन क्या चले जाते हैं ये रिवील करते हैं कि जो हॉफस्टेड है वो डॉक्टर स्टॉकमैन को क्यों सपोर्ट कर रहा है, वो इससे सपोर्ट कर रहा है क्योंकि स्टॉकमैन की जो बेटी है पेट्रा वो उसको क्या करता है लाइक करता है, उसको पसंद करता है। The mayor enters secretly and convinces the newspaper man to turn against Dr. Stockman, saying that the repairs will be too expensive and will increase the taxes। अब यहाँ पे जो मेयर होता है, मेयर कौन होता है स्टॉकमैन का जो भाई होता है, वो सीक्रेटली क्या जाता है न्यूज़पेपर मैन के बाद और डॉक्टर स्टॉकमैन के अगेंस्ट उसको क्या भड़काना क्या शुरू कर देता है। यह कहता है कि जो रिपेयर होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे और उसकी वजह से जो टैक्सेस होंगी वो भी क्या हो जाएंगी बढ़ जाएगी। जब डॉक्टर स्टॉकमैन वापस आते तो वो मेयर को क्या कर लेते छुपा देते और जो रिपोर्ट है रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए क्या कहते हैं झूठ क्या कह देते कि रिपोर्ट इस वजह से प्रिंट नहीं हो पाया। Dr. Stockman's wife arrives, worried about their family, but he doesn't listen. He finds out the mayor is hiding and mocks him। अब यहाँ पे जो डॉक्टर स्टॉकमैन की जो वाइफ होती है मिस स्टॉकमैन वो आती है, वो अपने परिवार को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है, लेकिन वो उसको सुनती है क्या, वो उसके सुनते नहीं है। अब उनको पता चल सकता है डॉक्टर स्टॉकमैन की जो मेयर है वो यहाँ पे छुपा है, उसको छुपा हुआ उसको पकड़ लेते हैं। डॉक्टर स्टॉकमैन इज डिटरमाइंड टू रिवील द ट्रूथ इवन इफ नो वन सपोर्ट्स हिम। अब लेकिन डॉक्टर स्टॉकमैन जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं तैयार रहते हैं कि वो क्या करेंगे, वो आपके जो सच्चाई है वो सच्चाई को क्या बाहर निकाल के रहेंगे, हालांकि उनको कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है फिर भी। समझ में आया? तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब ये कहानी अधूरी है, पूरी दी नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमें कुछ इवेंट्स दिया है, कुछ चैप्टर दिया है, पूरा डिटेल में दिया नहीं जाता। इवन तो जब 12th में जाओगे, 12th में भी जितने भी नॉवल पढ़ोगे कोई भी नॉवल आपको कंप्लीट नहीं देखने मिलेगी, उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट कैरेक्टर्स के आपको गायब देखने मिलेंगे ही दोस्तों। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो ड्रामा था वो वन शॉट कंप्लीट कर दिया। ये जो नोट्स है हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल वाला जो आप पे वहां पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।